रात के 2 बजे रामपुर गांव में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। ठंड का मौसम था। गुप्ता परिवार का घर सन्नाटे में डूबा है। रमेश और सुनीता बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन रमेश का छोटा भाई अजय अपने बिस्तर पर बेचैन है। वो सोते सोते कुछ बड़बड़ा रहा था और घबराया हुआ लग रहा था। सुनीता और रमेश बाहर चिंता में थे। अचानक उनको अजय की चीख सुनाई देती है। वो भागे भागे अजय के कमरे में जाते हैं। भैया, वो आवाज फिर आई। कोई मुझे बुला रहा है। बाहर बारिश में कोई खड़ा है। मुझे दिख रहा है। मुझे डर लग रहा है। वो मुझे ले जाएगा। अजय को ऐसा बोलते देख वो दोनों कुछ देर के लिए मानो सुनने ही पड़ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था अजय किसकी बात कर रहा है। अजय, शांत हो जा। ये सिर्फ बारिश की आवाज है, कोई नहीं है बाहर। तू सपना देख रहा है। सुबह पंडित जी को बुलाएंगे, सब ठीक होगा। हाँ बेटा, तेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई नहीं है यहाँ। हम दोनों तो बाहर ही थे। तुमको कोई सपना आया होगा बेटा। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। चिंता मत करो। सुनीता अजय के पास आती है और उसे प्यार से सहलाती है, लेकिन उसकी ठंडी त्वचा उसे और डरा देती है। बाहर बारिश तेज हो जाती है और बिजली की चमक और गड़गड़ाहट पहले से ज्यादा हो गई थी। रमेश वापस अंदर उसी कमरे में आकर बैठ जाता है और अपने भाई की हालत देखकर बहुत उदास और चिंता में था। अजय को सुलाने के बाद सुनीता भी उसके पास आकर बैठ जाती है। जी, ये सब क्या हो रहा है? अजय बीमार होता जा रहा है। ये ठंड का मौसम और ये बारिश, लगता है अजय को ये सहन नहीं हो रही। उसके लिए कुछ करिए जी। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। सुनीता, मैं खुद इस बात से परेशान हूं कि आखिरकार अजय को ये कैसा बुखार हो गया है जो उतर ही नहीं रहा। पहले भी तो ठंड और बारिश का मौसम आता था, पर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कल सुबह कोई हल निकलता हूं इस समस्या का। तुम चिंता मत करो। सुनीता सबसे पहले अजय के कमरे में जाती है। वो अजय को देखकर हैरान हो जाती है। अजय अपने बिस्तर पर नहीं था, वो कोने में बैठा हुआ था। ये देखकर सुनीता डर जाती है और रमेश के पास आती है। रमेश जी, अजय की तबीयत और बिगड़ रही है। ये कमजोरी क्या है ये? आप वैद्य जी को बुलाकर लाइए। सुनीता, मुझे ये वैद्य जी के बस की बात नहीं लग रही। बहुत साल पहले रघु के लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब पंडित विश्वनाथ ने ही उसको ठीक किया था। तो आप जल्दी जाइए और पंडित जी को बुला के लाइए। मुझे मेरा छोटा देवर ठीक चाहिए। मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। हे भगवान, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, वो जल्दी से ठीक हो जाए। सुनीता, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। पंडित विश्वनाथ को मैं अभी बुलाने जाता हूं। मुझे शक है कि शायद मेरे भाई पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। ये बोल के रमेश पंडित जी के पास जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे रघु मिलता है। वो रघु से अजय के बारे में बात करता है। अरे रमेश, मास्टर, क्या हुआ? आज तू स्कूल नहीं गया बच्चों को पढ़ाने के लिए? सब ठीक है ना? वैसे तो तू छुट्टी नहीं करता, आज कहाँ जा रहा है? रघु, यार क्या बताऊं तुझे मेरे भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे 4 साल पहले तेरे बेटे को कुछ हुआ था, वैसे ही अजय की हालत भी कुछ दिन से खराब है। रातों को सो नहीं पाता, एकदम से चिल्लाने लगता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे भाई की चिंता मुझे सताए जा रही है। रमेश भाई देख, अगर ऐसी बात है तो तुझे बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी जा, विश्वनाथ जी के पास ही इसका हल है। मेरे बेटे को भी उन्होंने ही ठीक किया था। कुछ ऐसी काली शक्तियां होती है जिनके ऊपर इंसान का बस नहीं चलता। देर मत कर, मंदिर के पास जा, वो वहीं मिलेंगे। रमेश सीधा मंदिर पहुंचता है। वो विश्वनाथ जी को सारी बात बताता है
और विश्वनाथ जी रमेश के साथ उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। विश्वनाथ जी गुप्ता परिवार के घर पहुंचते हैं। वो अजय को देखते ही गंभीर हो जाते हैं। देखने के बाद वो आंगन की ओर बढ़ते हैं। उनको घर के पीछे की दीवार के पीछे एक यंत्र दीवार पर बना दिखा। वो उस यंत्र को देखकर सब समझ गए। रमेश और सुनीता उस चित्र को देख के तो घबरा गए। रमेश, ये निशान साधारण नहीं है। किसी ने बहुत शक्तिशाली तंत्र किया है। अजय की आत्मा को कोई बांध रहा है। यह एक तांत्रिक बुरी शक्तियों का वशीकरण यंत्र है। पंडित जी, क्या ये काला जादू है? मेरा भाई इतना डरा हुआ क्यों है? क्या ये तंत्र मेरे भाई के ऊपर हुआ है? मुझे रास्ता दिखाएं पंडित जी। क्या आप उसे बचा सकते हैं? पंडित जी, ये सब कब शुरू हुआ? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो अपनी जिंदगी सादे तरीके से व्यतीत करते हैं, ना किसी को कुछ बोलते हैं, ना ही निंदा करते हैं। फिर ये किसने किया? मेरा भाई मुझसे दूर जा रहा है। कृपया कुछ करिए पंडित जी। विश्वनाथ जी उस यंत्र को गौर से देखते हैं और रमेश को रात के समय उस काली कोठरी में जाने को बोलते हैं। अजय पर हुए इस तंत्र के बारे में जानकारी उस काली कोठरी में ही मिलेगी। रात को फिर से बारिश होने लगती है। ठंडी हवा रमेश के चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही है। वो काली कोठी की ओर जाता है जहां गांव वाले डरते हैं। दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर से गंधक की बदबू आ रही है। जमीन पर उसे एक काला कपड़ा जिसके चारों ओर लाल सिंदूर बिखरा है। वो कपड़ा अजय पर ओढ़ी हुई चादर थी। ये क्या है? अजय की इस्तेमाल की गई चादर यहां? मुझे विश्वनाथ जी की जल्दी से जाकर बताना होगा। कोई मेरे भाई को निशाना बना रहा है। मुझे इस साजिश को रोकना होगा। जैसे ही रमेश कोने में देखता है, एक किताब पड़ी होती है जिसके पन्ने खुले होते हैं और उस पर कुछ अजीब से आकृतियां बनी होती हैं। बारिश में भीगते हुए वो किताब अपने साथ ले जाता है। रमेश के हवेली से बाहर निकलते ही एक बड़ी सी आकृति वाला काला साया हवेली के दरवाजे के पास खड़ा होता है, पर रमेश पीछे मुड़कर नहीं देखता और आगे बढ़ता रहता है। अगली सुबह बारिश थम गई थी, लेकिन वातावरण में खुली नमी और ठंड अभी भी हड्डियां चीर रही थी। हर ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रमेश और सुनीता आंगन में बैठे थे। रमेश ने उस किताब को लकड़ी के टेबल पर रख दिया था। पंडित विश्वनाथ जी उनके घर आते हैं। अंदर आते ही उन्होंने सामने पड़ी उस किताब को देखा। जैसे ही पंडित विश्वनाथ जी की नजर उस किताब पर पड़ी, उनकी आंखों में विस्मय और भय का भाव उतर आया। वो तुरंत चौंक गए। रमेश, ये किताब, ये बहुत खतरनाक है। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ है जिसका इस्तेमाल आत्माओं को बांधने और किसी को अपने वश में करने के लिए किया जाता है। मैं इसे पहचानता हूं और इसमें लिखा तंत्र ये तो अजय को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। उसका जीवन स्रोत चूस लेगा। हमें एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल्दी से इसका तोड़ ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पंडित जी, अब तो अजय की हालत इतनी बिगड़ गई है कि वो अब बोलता भी नहीं। उसकी आंखें बस छत को घूर रही हैं। कल से उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। लगता है जैसे उसके शरीर में जीवन बचा ही नहीं है। कृपया मेरे भाई को बचा लीजिए। वो मेरा इकलौता सहारा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए। समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। पंडित जी ने सुनीता को दिलासा दिया और तुरंत घर की बारीक तलाशी शुरू कर दी। उनकी अनुभवी आंखें हर कोने, हर वस्तु को टटोल रही थीं। अचानक उनकी नजर आंगन में रखे एक बड़े से पुराने दर्पण पर पड़ी। वो उसके पास गए और एक अजीब सी बात देखी। दर्पण में दिख रही अजय की परछाई अजय का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी जगह एक काला धुंधला साया दिख रहा था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तंत्र ने अजय की आत्मा को इस दर्पण में कैद कर लिया है। दर्पण को तोड़ना होगा, पर अभी नहीं। उससे पहले इस तांत्रिक ग्रंथ से तंत्र का सही तोड़ ढूंढना जरूरी है।
नहीं तो दर्पण टूटने पर अजय की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त होने की बजाय भटक जाएगी। विश्वनाथ जी रमेश के घर के पूजा घर में जाते हैं। पूजा घर में उन्होंने देवी मां की प्रतिमा के सामने रखे फूलों को देखा। उनको देखकर वो हैरान हो गए। विश्वनाथ की रमेश को आज रात फिर से उस काली कोठरी में जाने को बोलते हैं, पर इस बार खुद रमेश के साथ कोठरी में साथ जाएंगे। देर रात बारिश की परवाह किए बिना रमेश और पंडित जी सीधे गांव के बाहर काली कोठी के पास बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। झोपड़ी से आती तीखी गंधक की बदबू और अंदर पसरी अस्वाभाविक ठंडी हवा का माहौल इतना डरावना था कि रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। दर कैलाश बैठा था। उसके सामने तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली अजीबोगरीब सामग्री। कैलाश, तूने मेरे भाई को क्यों चुना? अगर तेरी मेरे से दुश्मनी थी तो तू मुझसे लड़ता, मुझे नुकसान पहुंचाता। मेरे परिवार को क्यों? मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। ये काला जादू बंद कर, अभी मेरे भाई को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमेश, तू आज भी नहीं समझा। तूने मेरी नौकरी छीनी, तूने मुझे गांव में जलील किया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब मैं तुझे वो दर्द दूंगा जो तूने मुझे दिया था। तूने मेरा सब कुछ छीना, अब मैं तेरे भाई को ले जाऊंगा। ये तंत्र सिर्फ काला जादू नहीं है रमेश, ये तुझे सबक सिखाएगा और तू इसे देखता रह जाएगा जैसे मैंने अपनी बर्बादी देखी थी। कैलाश, तेरी आंखों पर प्रतिशोध का पर्दा पड़ा है। तूने जो किया है वह सिर्फ अपराध नहीं, वह महापाप है। तू समझ नहीं रहा। तू जिस आत्मा को बांधने की कोशिश कर रहा है वह तेरा गुलाम नहीं बनेगी। ये आत्मा तुझे भी नहीं छोड़ेगी, ये तुझे भी भस्म कर देगी। अभी भी समय है, अभी रुक जा, इस कर्म से पीछे हट जा, नहीं तो तेरी आत्मा भी अजय की तरह ही हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। पंडित जी की चेतावनी सुनकर भी कैलाश का अहंकार नहीं टूटा। पलट झपकते ही वो तेजी से झोपड़ी के बाहर भाग जाता है। बारिश में भीगते हुए, कीचड़ की परवाह न करते हुए रमेश और पंडित जी उसका पीछा करते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में कैलाश के साए को तलाश रही थी। वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और विश्वनाथ जी ने आते आते रमेश को इस तंत्र से मुक्त होने के लिए अगले दिन पूजा का सुझाव दिया। गुप्ता परिवार के घर के अंदर डर और आस्था का संघर्ष चल रहा है। पंडित विश्वनाथ एक जटिल और विशेष तंत्र पूजा शुरू करते हैं। अजय को हल्दी और सिंदूर के अत्यंत सघन घेरे के बीच खड़ा किया जाता है और पंडित जी मंत्रों का आवाहन करते हैं। रमेश, सतर्क रहो। मैंने जो महसूस किया है ये कोई साधारण साया नहीं है। ये तंत्र बहुत बहुत शक्तिशाली है। कोई दुष्ट और बलशाली आत्मा अजय को पूरी तरह से अपने वश में कर रही है। उसका नियंत्रण गहरा होता जा रहा है। हमें इसे इसी क्षण तोड़ना होगा, नहीं तो मैं नहीं जानता कि हम अजय को बचा पाएंगे या नहीं। समय बहुत कम है। पंडित जी, बस इतना बता दीजिए, क्या मेरा भाई मर जाएगा? क्या मैं उसे खो दूंगा? मैंने क्या पाप किए हैं जो ये साया, ये कमबख्त मुसीबत मेरे भाई को नहीं छोड़ती? मैं उसे नहीं खो सकता। मेरे लिए कुछ भी कीजिए, बस अजय को बचा लीजिए। क्यों ये शैतानी साया उसी के पीछे पड़ा है? ये किस जन्म का बदला है? भाभी माँ, वो फिर से आ रहा है। वो मेरी तरफ देख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। उसके हाथ में कुछ है माँ, काला काला धुएं जैसा, जैसे कोई अंधेरी रस्सी मेरे गले की ओर बढ़ रही हो। मुझे बचाओ माँ, वो मुझे पकड़ लेगा, मुझे बचाओ। पंडित जी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन तभी अजय वहां उस घेरे में बेहोश हो जाता है। पंडित जी, अब और नहीं, ये मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। ये शैतान अजय को मार डालेगा। मैं जा रहा हूं। मैं अभी काली कोठी जाऊंगा। मुझे पता है कि इस तंत्र का धागा वहीं से जुड़ा है। मैं खुद जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना इस काली आत्मा के जाल को खत्म कर दूंगा। रुको रमेश, ये तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है।
मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं जब तक अजय यहां पर बेहोश रहेगा। उसी रात वो दोनों हवेली की ओर गए। रमेश और पंडित विश्वनाथ हवेली में प्रवेश करते हैं। वहां का माहौल भयावह है। काले कपड़े, अजीब निशान और गंधक की बदबू। कैलाश एक यंत्र में मंत्र पढ़ रहा था। वो मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं थे, बल्कि काली शक्तियों को बुलाने के मंत्र थे। कैलाश, ये सब तुरंत बंद कर। मैं कह रहा हूं मेरे भाई को छोड़ दे। तेरी लड़ाई मुझसे है, उसे क्यों बीच में लाया? मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस रुक जा, ये पागलपन छोड़ दे। माफ? तूने मेरी जिंदगी तबाह की और अब माफी देगा? नहीं, ये बदला पूरा होगा। अब तेरा भाई, ये मासूम बच्चा मेरे साथ जाएगा। ये तंत्र अब पूरा हो चुका है रमेश, अब कोई नहीं रोक सकता। कैलाश, तेरी आंखों पर प्रतिशोध का पर्दा पड़ा है। तूने जो किया है वह सिर्फ अपराध नहीं, वो महापाप है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हवेली में हवा और तेज हो जाती है। कैलाश चीखने लगता है और एक काला साया उसके पीछे उभरता है। तभी कैलाश हवा में उठने लगता है। पंडित विश्वनाथ मंत्र और जोर से पढ़ने लगते हैं। कैलाश, ये तेरा अंत है, समझ ले। मेरे भाई को अब तू नहीं छू सकता। ये साया तुझे ले जाएगा, देख ले। तभी वो साया और कैलाश जलने लगते हैं। अजय बिल्कुल ठीक हो गया था। सुनीता ने उसे बेड पर लेटा दिया था।